नमस्कार मित्रों। जब भी कभी आत्महत्या की बात कर चलती है तो उस वक्त दो चीज़ें याद अक्सर आ जाती हैं। एक तो साहिर लुधियानवी का शेर याद आता है जो अक्सर ज़िक्र में नहीं आता, लेकिन बहुत ज़रूरी है उस शेर का मर्म जानना। उसकी जो नज़्म है, जिसकी पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो नज़्म, उसका शीर्षक ही है कि खुदकुशी से पहले। उफ़ ये नौखेज़ स्याही ये हवा के नौहे। नौहे शब्द आप समझते हैं, विलाप को बोलते हैं। कुफ़ ये नौखेज़ स्याही ये हवा के नौहे, किसको मालूम है इस शब की सहर हो कि ना हो। लंबी नज़्म है, लेकिन इसके माध्यम से आप जिस परिवेश में से आत्महत्या करने वाला व्यक्ति गुज़रता है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा एक और जो शेर अक्सर जिक्र, जिसका उद्धृत किया जाता है, जिसका जिक्र अक्सर होता है, इश्क ना हो तो दिल लगी, इश्क ना हो तो दिल लगी, और मौत ना हो तो खुदकुशी, ये भी करे ना आदमी तो आखिरकार करे भी क्या। आज का जो विषय जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो है आत्महत्या के निरंतर बढ़ते हुए आंकड़े। मित्रों, ये खबर अच्छी नहीं है, ये हमारे परिवेश के लिए अच्छी नहीं है कि ये संख्या, इसका निरंतर बढ़ते रहना, ये बड़ा ज़्यादा चिंता का विषय है और इस पर विचार करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो देश का जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसे आप NCRB भी कहते हैं, उसने जो ताज़ा आंकड़े दिए हैं मित्रों, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और इसमें इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 यानी पिछले बीते वर्ष ही, नए वर्ष के आंकड़े हो सकता है कि इससे आगे तक पहुंच गए हों या जाएं। यद्यपि इस बात की कामना कोई नहीं करेगा, लेकिन अब क्या करें, परिवेश कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें चीज़ों को हम लोग निगेट नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, और स्वीकार करना आसान नहीं लगता। लेकिन बहरहाल जो भी स्थिति है उसको जानना चाहिए। 2021 में जो आंकड़े सामने आए उसमें 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, और इनमें सबसे बड़ी जो संख्या थी वो दिहाड़ीदार मज़दूरों की थी। अब दिहाड़ीदार मज़दूर की नियति ऐसी है, अब दिहाड़ीदार मज़दूर की नियति ऐसी है कि वह बिना रोज़गार के अपनी दैनंदिनी नहीं चला सकता, और यदि ये बेरोज़गारी की स्थिति, यदि रोज़गार ना मिलने की स्थिति कुछ दिन उसके सामने निरंतर चलती रहे तो उसके बाद वो विक्षिप्त सा महसूस करता है स्वयं को, और संयम अपने आप के ऊपर खो बैठता है। उसके सामने कोई तर्क उसे नज़र नहीं आता कि क्यों जिया जाए, और ये स्थिति बड़ी दारुण, बड़ी दुखद होती है। और इसी स्थिति में शायद अगर होरी की बात करें तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिनमें होरी के लिए गोदान का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई धनिया, उसकी पत्नी, और उसकी लाचारी क्या थी। तो ये लाचारी जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर उन्मुख करती है, प्रेरित करती है, उधर ले जाती है। इससे बचा जाए, बचा कैसे जाए, ये विषय आपका और मेरा नहीं है। इसके बारे में व्यापक कोई ना कोई चिंतन चाहिए, व्यापक स्तर का, और उस चिंतन में जो हमारा सत्ता तंत्र है वह भी, और जो समाज शास्त्री हैं वह भी भागीदार होंगे, तब जाके बात बनेगी। समाज शास्त्री इसलिए कहता हूँ कि समाज शास्त्री इसके कुछ समाधान ऐसे निकाल सकते हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्ति को जूझने के लिए प्रेरित करें और उसको किसी भी अंधे कुएं की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित न करें या उससे बचा सकें। तो ये सबसे बड़ी हमारी सफलता होगी। अब ये इतनी बड़ी जो संख्या है 1,64,033 की, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसमें भी अगर यदि ये पता चले कि इसमें दिहाड़ीदार मज़दूर जो थे उनकी संख्या 42,000 के लगभग पहुंच गई, तो ये और भी दुखद बात है और पीड़ादायी बात है। और यदि उसके बाद ये पता चलता है कि
मरने वालों में बुज़ुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये और भी दुखद बात है। तो मतलब ये आंकड़े सारे के सारे विचारोत्तेजक भी हैं और हताश भी करते हैं कि ये एक बड़ा गलत तरीका है कि हम ना तो अपने युवाओं को रोक पा रहे हैं आत्महत्या की गर्त में जाने को, और ना ही अपने बुज़ुर्गों को रोक पा रहे हैं। तो ये किसी भी समाज के लिए ये अत्यंत दुखद स्थिति होती है कि जब ये हम दो दो पीढ़ियों को इस तरह से अपने हाथ से फिसलता हुआ देखते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है मित्रों, जब एक पीढ़ी अपनी दो दो पीढ़ियों को अपने हाथों से फिसलता हुआ देखती है। वरिष्ठ नागरिकों की बात कर लीजिए, कायदे से हमारे देश में वृद्धाश्रम भी हैं और संस्कारों वाली बात भी अक्सर की जाती है कि संस्कार हों तो बुज़ुर्गों की देखभाल ज़्यादा की जानी चाहिए। सरकारी स्तर पर तो इतना है, सरकारों के पास तो तर्क हैं, दलीलें हैं कि वो वृद्धावस्था पेंशन भी दे रही हैं, लेकिन इससे ज़िंदगी जो है बसर नहीं होती। ज़िंदगी सिर्फ़ एक कुछ 100 की या कुछ हज़ार की पेंशन से ज़िंदगी सफल नहीं होती। उसमें बहुत सारे तनाव होते हैं, निराशा होती है कि जब अगली पीढ़ी अपने पाँव पे खड़ी भी है और वो ध्यान नहीं देती, वो उपेक्षा करती है, तो उस कारण से भी बहुत सारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो चले जाते हैं। मेरी एक संबंधी है, मेरी छोटी बहन है, दिल्ली में एक व्यापक स्तर पर वो चलाती है वरिष्ठ नागरिक क्लब, और उसका पूरा नाम उसने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रखा हुआ है और किरण चोपड़ा नाम है उसका। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो अपनी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास करती है। वो कहती है कि मैं वृद्धाश्रम के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष में इस बात के हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं ये अपने ही परिवारों में, अपने परिवेश में रहें और उसी परिवेश में उनको जीवन के सुख और देखभाल किए जाने की जो मानसिकता है, जिससे वो जिसके ना मिलने से वो पीड़ित होते हैं, अगर ये हमारा सामाजिक परिवेश प्रोवाइड कर देता है, उसकी व्यवस्था कर देता है, तो उन्हें सम्मानजनक ज़िंदगी जीवन की संध्या के समय दी जा सकती है। मुझे याद है कि एक साहित्यिक संस्थान जो कि सरकारी क्षेत्र में था, मैं भी उससे जुड़ा रहा था अतीत में, तो वहाँ अक्सर एक वरिष्ठ अधिकारी भी कहते थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, तो उनकी एक बात होती थी कि माताश्री अब जीवन की अंतिम संध्या के मोड़ पे हैं, और यद्यपि मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं उनके लिए सब कुछ कर सकूँ, लेकिन क्योंकि वो लेखन के दृष्टिकोण से वो एक स्वाभिमानी सी हो गई हैं। वो चाहती हैं कि उनके लेखन की पहचान, उनकी कृतियों की पहचान जो है उनके जीवन की अंतिम संध्या के समय तो हो जाए। अर्थात ये साहित्यिक क्षेत्रों में भी जब उपेक्षा मिलती है तब भी कोई लेखक घुटन महसूस करता है, और उनका आग्रह यही था कि चाहे पुरस्कार की सारी राशि मुझसे ले लीजिए निजी रूप में, लेकिन उन्हें ज़रूर सम्मानित करवा दें, क्योंकि उनकी रचनाएं जो हैं वो स्तरीय भी हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा जैसे कि हमारे पूरे के पूरे परिवेश में अक्सर कई बार हो जाती है, वो होती रही है। तो ये कुछ एक उदाहरण देकर मैंने इस बात का प्रयास किया है कि हमें इस पीड़ा को, इस दर्द को भी समझना चाहिए, और यदि हम समझ जाएंगे तो हम स्वयं किसी न किसी अपराध बोध से भविष्य में आने वाले कल में ग्रस्त होने से बच जाएंगे। धन्यवाद।